हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग ठीक हो गए और थोड़ा सा वो बढ़ाना उसका साइज़। मेरी आंखें थोड़ी ख़राब हो चुकी है, अब एज भी तो हो रहा है ना। दूसरी बात है, दिन भर खाली लिखने पढ़ने का ही काम करते रहती हूँ, इसलिए आंखें थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने 27 तारीख का क्लास में मैं नहीं शुरू कर पाई थी उस दिन बैच, क्योंकि मेरे घर में ही एक ट्रेजेडी घट गई और मेरे अपने जीजा जी का कोविड के बाद उनका डेथ हो गया और बेसिकली उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो घर में इतनी उथल पुथल सी मची हुई है और उसके पहले मैं खुद 15-20 दिन कोविड से बीमार रही हूँ। तो अब तो मैं काफ़ी ठीक हूँ और रिकवर पूरी तरह से मैं कर गई, लेकिन अभी तक तो मैं भगवान को बस यही धन्यवाद दे रही थी कि कोविड से हमारे फैमिली में सब सुरक्षित है। सबको हो गया है, लगभग सारी बहनों को हो गया, सब ठीक हो गए। तो मुझे था कि थैंक्स गॉड ठीक हो गया और सब ठीक हो रहा है, रिकवर कर रहे हैं। लेकिन बस एक घटना घट गई ऐसी कि अब घर में ही पूरा उथल पुथल मच गया है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। तो कितने दिनों तक बच्चे भी इंतज़ार करेंगे। सबका करियर है, सबकी लाइफ है। तो मैं आज से शुरू कर रही हूँ और ये बेटा आपका नया बैच है। इस बैच का नंबर, बैच नंबर ये 16 है। इसमें बैच का नंबर नहीं लिखा हुआ है। ये हमारा स्पेशल बैच 16 है और ये केडी लाइव ऐप में चलेगा। अभी तो फ़िलहाल आपके 3-4 सेशंस होंगे यूट्यूब में, जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि कैसे आपको इंग्लिश पढ़ना है और इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। मेरी क्लासेस बहुत दिनों से बेटा 9 बजे क्लासेस हुई कहाँ हैं, मुझे लगता है 1 महीना हो गया, क्योंकि 20 दिन जानते हो आपको मैं बताती हूँ, मैं एक सेशन लूँगी कोविड पे, क्योंकि कोविड को मैंने झेला है और मेरे जिया जी भी ठीक ही हो रहे थे। बस कहते हैं ना, कई बार आपका शरीर का कोई अंग साथ ना दे, उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो मैं आपको एक सेशन कोविड पे भी दूंगी, क्योंकि मैं खुद ही 14 दिन में कैसे मैंने रिकवर किया है, क्या क्या चीज़ें उसमें आप महसूस करोगे, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। अभी रुको, आज की क्लास बिल्कुल 1 घंटे की क्लास है और 1 घंटे की क्लास में मैं आपको कंप्लीट बताना चाहती हूँ बेटा कि इंग्लिश को कैसे पढ़ोगे। ध्यान से सुनना। इंग्लिश क्या है बेटा, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज पढ़ने का जो तरीका होता है उसको आप 3 सेक्शन में बांट के चलोगे। 3 सेक्शन, और तीनों सेक्शन को बराबर आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। पहला तो ग्रामर है, और ग्रामर ही पोर्शन इतना बड़ा हो जाता है ना कि कई बार हम वोकैब को इग्नोर मार देते हैं, लेकिन वोकैब इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए ग्रामर प्लस वोकैब। अच्छा, वोकैब हम क्यों करें उसका रीज़न मैं आपको दिखाऊंगी जब स्कीम ऑफ एग्ज़ाम दिखाऊंगी तब, ठीक है। ग्रामर, वोकैब, और तीसरा होता है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे ही चैनल पे एक स्टूडेंट आदित्य का मैंने डाला है, उसके साथ अपनी इंटरव्यू, सेकेंड बच्चे के साथ मेरा इंटरव्यू आज थर्सडे है ना, आज होने वाला था। लेकिन अभी तो पढ़ाने का अलग तरीका होता है भाई। इंटरव्यू लेने के लिए माइंड में बिल्कुल क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, वो एक स्पॉन्टेनियस आता है जब आप बिल्कुल कंसंट्रेटेड रहते हो उस बात पे। तो इसलिए 1-2 दिन में मैं आपका उसका इंटरव्यू करा दूंगी, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट करके क्वेश्चन नहीं पूछ पाऊंगी, इसीलिए 1-2 दिन के बाद करूंगी उनके साथ। तो आप देखना, उसमें मैंने ये पूछा था कि आप पैसेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या किए। याद रखना बेटा, जब आपके पास बहुत टाइम होता है, 2 साल 1.5 साल, जैसे अगर मान लो 2023-24 की तैयारी कर रहे हो आप, तो आप न्यूज़पेपर से शुरुआत कर सकते हो।
लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, बस आप जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करके आपको एग्ज़ाम देना है, तो रिमेंबर जो तीसरा सेक्शन मैंने कहा जिसमें पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट होता है, उसकी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही करनी पड़ेगी आपको। तो इसीलिए हमने जानबूझ के क्या किया है, एक तो 60 टेस्ट पेपर्स आपको दे दिया है। ये 60 टेस्ट पेपर्स इसमें ऑलरेडी आपके रहेंगे। जो टेस्ट पेपर्स होंगे और सारा वीडियो जो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन के सारे ऑप्शन समझाए हैं और कैसे करना है, वो सारा उसमें है। लेकिन इसके अलावा 2019 का CGL, 2019 का CHSL का सेट्स उसमें लोड करते जा रही हूँ मैं। CGL का पूरा 18 सेट हो चुका है, CHSL का 5 सेट उसमें लोड हो गया है, ताकि आप देखो कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और मैं कैसे एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और सारा वोकैबुलरी समझाऊंगी। रिमेंबर वन थिंग बेटा, जो वोकैबुलरी होता है ना, किसी एक एग्ज़ाम का जो ऑप्शंस होते हैं दूसरे एग्ज़ाम का वो क्वेश्चन होता है। SSC की वोकैबुलरी बहुत सीमित है, बहुत सीमित है। कई लोग कहते हैं मैम वॉल्यूम 1 से हो गया, कई बार वॉल्यूम 1 से आ जाता है ना। उसके बाद कई बार आपको जो हम शीट्स कराते हैं उससे आ जाता है। इसलिए मैं क्या कराऊंगी, मैं आपको बता दूं, मैं आपको पूरा कंप्लीट 20 शीट्स कराऊंगी और बीच बीच में आपको विजुअल वोकैब भी लोड करते जाऊंगी। जितने वो विजुअल वोकैब होते जाएंगे वो मैं लोड करते जाऊंगी, और जो शीट्स होंगे वो तो लाइव क्लास में होगा। ठीक है, 20 शीट्स का मतलब हुआ करीबन 3000 वोकैब। फाइन। उसके अलावा विजुअल वोकैब्स होंगे, लेकिन बेटा याद रखना, कंफ्यूजिंग वर्ब, कंफ्यूजिंग नाउन, कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव, कंफ्यूजिंग एडवर्ब, ये 4 सेक्शंस है जिसमें आप कई वोकैब ऐसे देखोगे जो कहोगे मैम ने तो नाउन में पढ़ाया था, यहाँ वोकैबुलरी में आ गया, मैम ने तो वर्ब में पढ़ाया था, यहाँ पे तो सिनोनिम में आ गया। तो ऐसे ही वोकैब हम लोग दुनिया भर का वोकैब क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तीसरा सेक्शन जो है उसके लिए आपको मैं टेस्ट पेपर्स लोड कर रही हूँ और बीच में कुछ कराऊंगी भी। तो ये ध्यान रखना कि आपको इन सब चीज़ों को, यानी तीनों सेक्शन को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि मैम इसमें अलग से क्या है और आपको फ़ीस ज़्यादा लगता है। तो बेटा कुछ लोग क्या करते हैं ना, वोकैब का अलग से, फिर प्रैक्टिस सेट अलग से, सबका अलग अलग से फ़ीस लेके वो 2,500-3 हज़ार से ऊपर ही ले लेते हैं। मेरा है कि इसमें आपको 60 टेस्ट पेपर्स मिल जाएगा, पूरा ग्रामर, पूरा वोकैब। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैम सिर्फ SSC का है, तो बेटा मैंने लिख दिया है जितने भी भारत में ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो सब और सब इसमें इंक्लूडेड है। यानी ये करने के बाद अगर कहीं और आप कुछ करोगे तो मेरे लिए शर्म की बात होगी। इसीलिए ध्यान रखना कि ये सब इसमें इंक्लूडेड है। बेटा एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ कि अगर आप देखोगे इस बैच की शुरुआत में कैसे करूँगी, तो मेरा क्लास शुरू करने के 3 तरीके होते हैं। और एक तो होता है जो सबसे पहले वर्ब से शुरू करते हैं, एक होता है टेंस से शुरू करते हैं, और एक मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन से शुरू करती हूँ। बेटा ये बहुत अच्छी जगह से ये बैच शुरू हो रहा है। ये बैच शुरू हो रहा है वर्ब से। रिमेंबर बेटा, वर्ब एक ऐसा चैप्टर है, वर्ब एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे चैप्टर्स का मैं कह सकती हूँ बेस है। क्यों? अब सुनो, वर्ब क्या है। ध्यान से बेटा, आज की क्लास को 2-3 क्लासेस को बहुत ध्यान से अगर सुन लोगे ना, तो एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि मैं पढ़ना कैसे है मुझे। वर्ब इसीलिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये वर्ब से आपको वर्ब के फॉर्म्स, वर्ब कहाँ यूज़ होता है ना, वर्ब का किस फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ होता है, पैसिव वॉइस किसका बनता है। बेटा पैसिव वॉइस ट्रांसिटिव वर्ब का बनता है। इन ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ओके, तो फिर ट्रांसिटिव वर्ब क्या है मैम, है ना। ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है जिससे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ओके फाइन, अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तो उससे क्या हो गया भाई, पैसिव वॉइस तो ऑब्जेक्ट से ही शुरू होता है। तो बेटा ये जो लॉजिक होते हैं ना, ये सारे लॉजिक आप तब सीखोगे जब आप प्रॉपर तरीके से क्लास अटेंड करोगे। कई बार बच्चे कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं मैम हम खुद भी पढ़ के, क्योंकि जितने लोग कोचिंग कर चुके होते हैं ना बेटा, वो दूसरों को ये सलाह देते हैं कि भाई आप खुद भी तैयारी कर सकते हो। मैंने कभी कहा खुद तैयारी नहीं कर सकते हो, है ना, मैंने कभी नहीं कहा।
हम कभी भी कहीं मुझे जाना रहता है तो अब मैं क्या करती हूँ, गूगल मैप सीधा खोल लेती हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझे सीधा रास्ता बता देता है और मुझे वहाँ पहुँचा देता है। वरना मैं लोगों से पूछ पूछ कर भी पहुँच जाऊँगी, थोड़ा आगे बढ़ जाऊँगी, फिर पीछे आ जाऊँगी, है ना। तो ऐसे भी तो जा सकती हूँ मैं, लेकिन गूगल मैप क्यों खोलती हूँ? क्योंकि वो मुझे सही डायरेक्शन बता देता है। बेटा हम लोग कुछ नहीं है, मेहनत आपको करनी है, सारा क्रेडिट आपको जाएगा। आपका सिलेक्शन होगा तो मैं कहूँगी आपका मेहनत था, लेकिन मैं क्यों आपका वो क्लेम क्यों कर रही हूँ? मैंने सिर्फ गाइड किया है, क्योंकि मैं आपकी गाइडिंग लाइट हूँ, बस उतना ही क्लेम करूँगी। आपका सिलेक्शन आपका मेहनत है। इसीलिए याद रखना बेटा, कम मेहनत में, क्योंकि मेहनत अगर आप करने जाओ बेटा, स्काई इज द लिमिट। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग छोड़ो ना यार, जीएस की बात कर लो। जीएस का भी मैं अभी आज आपको बता दूंगी, और उस लड़के ने भी बताया, आदित्य ने बताया है। जीएस तो अंडर द स्काई, जो चीज़ है सब जनरल स्टडीज में आ जाएगा। लेकिन भाई हमें लिमिटेड पढ़नी है। क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है। हमें यहाँ बैठ के जीएस पे या इंग्लिश पे प्रवचन नहीं देना। मुझे आपको टीचर नहीं बनाना है, राइट? मुझे आपको क्या बनाना है? मुझे आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनाना है, मुझे आपको एक बैंक पीओ बनाना है, राइट? मुझे आपका सिलेक्शन एयरफोर्स में देखना है, मुझे आपको टीचर बना। टीचर तो तब बनोगे नहीं यार जब आप पूरा कंप्लीट टीचर के हिसाब से पढ़ोगे। कई टीचर्स होते हैं जो एडमिशन लेते हैं, वो कहते हैं मैम, और एक दो तो स्ट्रेट अप आके बता देते हैं कि मैम मुझे पढ़ाना है, मुझे कौन सा बैच ज्वाइन करूं। सेम बैच है, क्योंकि इसके ऊपर और क्या तुम पढ़ा लोगे और क्या पढ़ लोगे। सो रिमेंबर, हम ये वर्ब से क्यों शुरू कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये वर्ब अपने अलग चैप्टर है। भाई वर्ब से क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना, लेकिन वर्ब पर आधारित बेटा टेंस भी है। टेंस ऐसा चैप्टर है जिसमें आप वर्ब के फॉर्म्स चाहिए आपको। इसीलिए आज सूरज, आज इनके बैच में वर्ब के फॉर्म्स, मास्टरिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स डाल देना। और याद रखना बेटा, ये जो वर्ब के फॉर्म्स होंगे ना, वो आपको याद करना पड़ेगा। और याद इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उसी पर आधारित टेंस होता है। आपके स्टडी मटेरियल में, आप जब ऐप में जाओगे, एक तरफ रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे जो 24 घंटे में वहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, वहाँ पे लोड हो जाएगा क्लास के 24 घंटे के अंदर ही। और दूसरी तरफ वो सारे पीडीएफ रहेंगे जो मैं क्लास में आपको दूंगी। आपकी मर्जी, आप लिख के पढ़ना चाहो आप लिख के पढ़ो, अपनी कॉपी और पेन लेके टेबल पे बैठ जाओ, आप लिख के पढ़ो। आपकी मर्जी, कहोगे मैम मैं नहीं लिखूंगा, मुझे नोट्स ऐसे दे दो, बेटा जो मैं ऐसे लिखूंगी वो भी आपको दे दूंगी। और जो इसके प्रिंटेड नोट्स है, जो kdpublication.com में इसका पूरा कंप्लीट एक बुक दे दिया है मैंने, आप चाहो वो खरीद लो, आप उसको भी देख के पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब सुनो बेटा, टेंस क्योंकि वर्ब पर ही आधारित है, और ये टेंस पढ़ने के बाद आप छोटे छोटे 2 चैप्टर्स पढ़ोगे। एक है कंडीशनल सेंटेंस, छोटा चैप्टर है लेकिन उसमें भी बेटा टेंस पर आधारित है। और एक छोटा चैप्टर और है, वो है क्वेश्चन टैग, ठीक है। ये 2 छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ोगे आप। उसके बाद बेटा ध्यान रखना, सुनो मेरी बात, 2-3 चैप्टर्स से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा है आपको कि आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पकड़ो कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। वो है टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको पता है क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसका नाम ही रॉन्ग है बुक्स में। इसको हमें कहना चाहिए था सिंटेक्स, क्योंकि यहाँ पे खाली सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होता, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन सबका एग्रीमेंट होता है। और अगर पैसिव वॉइस होता है बेटा तो वो ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? अब सुनो, ये जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का दोनों मिस्टेक करते हैं, इसीलिए ध्यान रखना, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब आओ, और तो बेटा याद रखना 2 चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एसएससी मेंस, वो है पैसिव वॉइस एंड नरेशन। अब पीओ वाले कहेंगे मैम हम लोग का, तो बेटा आप लोग का कंप्लीट पूरा का पूरा अगर आप मिक्स करोगे तो वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, क्योंकि आपका पीओ में खासकर जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश से आता है, और वो जनरल अंडरस्टैंडिंग रेगुलर बेसिस पे, ये सुरेश को एकदम ब्लॉक कर दो, क्योंकि इतने दुख के घड़ी में भी मैं क्लास ले रही हूं और इसको मजाक सूझ रहा है। बिल्कुल ब्लॉक करो, ऐसे लोगों को ब्लॉक करो। सुनिए, पैसिव वॉइस और नरेशन, ये दो ऐसे चैप्टर्स है बेटा। पैसिव वॉइस में क्वेश्चन आते हैं 20 और नरेशन आता है 27 क्वेश्चंस। 27 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, समझ रहे हो, 47 क्वेश्चंस। एंड एसएससी मेंस टियर 2 जो है बेटा, टियर 2 एग्जाम होते हैं 200 क्वेश्चन के, उसमें 47 क्वेश्चन, समझ रहे हो, 1/4 ऑफ द पेपर, 1/4 ऑफ द पेपर, और 10 मिनट में पूरा होगा। 1/4 ऑफ द पेपर 10 मिनट में पूरा हो जाएगा, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? देखो, अब आओ, अगर आप इन चैप्टर्स को देखोगे बेटा, सिर्फ वर्ब पर आधारित सारे चैप्टर्स है, लेकिन इसके साथ एक और चैप्टर है जो हम वर्ब एडवांस कहते हैं। वर्ब एडवांस मैं आपको समझा रही हूं, इसलिए लिख रही हूं। ठीक है, आप चाहो तो आप सिलेबस छोड़ दो, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आपकी मर्जी, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बेटा वर्ब एडवांस में क्या क्या आएगा आपको पता है? आप सबसे पहले वर्ब एडवांस में ये जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, कई लोग पूछते हैं मैम बेस फॉर्म क्या होता है, यानी कि इन्होंने अपने टीचर्स से बेस फॉर्म जैसा वर्ड भी नहीं सुना हुआ है। मतलब आश्चर्य होता है कि कुछ टीचर्स इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको वर्ब का बेस फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में डिफरेंस तक पता नहीं है। अमेज़ॉन से भी ले सकते हो बेटा, नीतू सिंह क्लास नोट्स बोलोगे, अमेज़ॉन में भी मिल जाएगा। चलो, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसका यूज पढ़ोगे आप सबसे पहले, उसके बाद एक चैप्टर होता है मूड, ठीक है, फिर एक चैप्टर है इन्वर्जन, देन चैप्टर इन्फिनिटिव, देन जेरेंड, और एक चैप्टर है पार्टिसिपल। ये चैप्टर्स बेटा वर्ब एडवांस के चैप्टर्स है। एंड रिमेंबर, ये जितना भी मैं आपको लिखवा रही हूं बेटा, ये सारे वर्ब पर आधारित है। अब एक अभी एसबीआई का भी बैच आएगा हमारा, क्योंकि वो 5000 वैकेंसीज निकली है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। आप इंग्लिश का ले लो, मैं आपको गारंटी देती हूँ इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता बेटा। वॉल्यूम 1 आपको पता है ना, मैं अभी कोविड से बटा मेरा कोविड ख़त्म हुए हार्डली 20 डेज हुआ है। इस बीच हमारे घर में भी एक ट्रेजेडी हो गई है, तो अभी मेरे लिए वॉल्यूम 1 रात में 9 बजे कंटिन्यू करना थोड़ा दिक्कत है। एक सप्ताह रुक जाओ, फिर कोशिश करूँगी बेटा मैं, ठीक है, फिर करूँगी मैं कोशिश। आप लोग को जब कहा है मैं वॉल्यूम 1 ख़त्म करूँगी तो मैं करूँगी, इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा सा रुक जाओ। और अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो बेटा क्लर्क परीक्षा वाले जो बच्चे होते हैं ना, केक वॉक होगा आपके लिए, केक वॉक। ये सारे चैप्टर्स देखो वर्ब एडवांस के हैं, मूड, इन्वर्जन, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, ठीक है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का भी यूज हम इसमें कराते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, बताओ वर्ब से रिलेटेड समझ में आया? ये सारे हमारे वर्ब से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। अब आओ मैं आपको एक चीज दिखाती हूं, ये देखो। पहले तो मैं इंट्रोडक्शन करा रही हूं, अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कराऊंगी। इंट्रोडक्शन की क्लासेस अभी कुछ बाकी है बेटा, 3 चैप्टर्स, 3 क्लासेस उसके बाकी होंगे। वर्ब पर बेस्ड ही टेंस है, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसका नाम हमने सिंटेक्स दिया है। उसके बाद ये जैसे ये जो कॉजेटिव वर्ब है उसको आप इसी में डालना चाहो तो इसी में कर सकते हैं, कॉजेटिव वर्ब भी।
वर्ब एडवांस में ही कॉजेटिव वर्ब चैप्टर डाल सकते हो, ठीक है। मूड, इन्वर्जन, इन्फिनेटिव जेरेंड, पार्टिसिपल, पैसिव वॉइस और नरेशन। बेटा जरा इनका देखो आप ध्यान से, ये सारे चैप्टर्स वर्ब बेस्ड है, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब की बात अगर आप करोगे, अगर आप हेल्पिंग वर्ब की बात करोगे तो एक और चैप्टर है जो इसी पर आधारित है और वो है मॉडल्स। तो इतने चैप्टर है जो आपके वर्ब पर आधारित है। और बेटा अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख दूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक बात बताओ, पहला पार्ट ऑफ स्पीच हमने चलो वर्ब लिख लिया, ठीक है, जहां से मैं शुरू कर रही हूं, लेकिन एक बार जब ये सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, इसलिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। क्यों? इसमें सब लोग मिस्टेक करता है। क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस में भी एक जो तीनों उसका जो स्ट्रक्चर है इंपॉर्टेंट है। क्यों? उसका रीजन ये है कि उसमें कई लोग मिस्टेक करते हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, आप समझते हो कि जो एग्जाम देने वाले हैं कितने लोग हैं? बोलोगे मैम लाखों लोग। उसमें परसेंटेज ऑफ इंग्लिश मीडियम क्या है बेटा? 50% से ऊपर है। अब 50% मान के चलो। क्यों? जानते हो, पहले ये लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले थे पहले MBA और यही सब में जाते थे, IIM वगैरह के लिए प्रिपेयर करते थे, क्योंकि उनको लगता था यार बहुत बड़े बड़े पैकेज। लेकिन बाद में जब ये मेडिकल जो MBA का हो गया, फिर BTech के कॉलेजेस जो फेल करते गए ना, तो बस हुआ क्या कि ये डिग्री के लिए कॉलेजेस रह गए कि ठीक है आप ग्रेजुएट हो चुके। लेकिन उसके बाद ये लोग भी जानते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब जानते हैं कि अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए अब तो और ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि सब देख चुके हैं कि प्राइवेट जॉब में जितने लोग थे सब कोविड में घर में बैठ गए, नौकरी छूट गई, है ना? क्लियर? तो उन लोगों ने क्या किया, अब सब लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। तो बेटा क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों फंसे। इसीलिए चैप्टर्स याद रखना, जहां जहां आपको लगेगा कि मैम ये तो ऐसा थोड़ी होता है, खासकर इंग्लिश मीडियम वाले, जो पोर्शन आपको लगेगा यार ये तो मैम कुछ ऐसा पढ़ा रही जो कभी हम सीखे ही नहीं थे, तो समझ जाना क्वेश्चन वहां से बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। जैसे मैंने कहा कंडीशनल सेंटेंस में वो तीनों जो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इंग्लिश मीडियम वाले फंसते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है इसके बारे में कुछ, वो चैप्टर में जरूर फंसेंगे वो, ठीक है। क्वेश्चन टैग में भी फंस जाते हैं, तो छोटा पोर्शन है क्वेश्चन टैग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब आओ देखो ध्यान से, एक बात बताओ, अब सबसे पहले मुझे कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? मैंने एक चैप्टर जो वर्ब है बस उससे रिलेटेड चैप्टर्स लिखा है मैंने। अब मुझे बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं जल्दी से। बेटा प्रैक्टिस बैच क्या करोगे धीरेंद्र? सारा प्रैक्टिस पेपर्स जो मैं करवा रही हूं, चाहे यूट्यूब में करा रही हूं चाहे बैचेस में करवाती हूं, सब आप में लोड कर देती हूं। क्लास पूरा लाइव चलता है, प्रैक्टिस बैच पूरा का पूरा इसमें लोडेड रहेगा। आपको अलग से प्रैक्टिस बैच की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लेटेस्ट क्वेश्चंस बेटा, लेटेस्ट जो एग्जाम्स हुए हैं ना उसका देखो, सब लोग 8 लिख रहे हैं। आपको पता है संजीव तो कुछ नया चीज लिख रहा है। बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 है। आप जो बोल रहे हो आप पुराना बता रहे हो। पुराना क्यों बता रहे हो मैं आपको बताती हूँ रीजन। देखो सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन। मैं ये सब पहले बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगी, उसके बाद वर्ब में आऊंगी, ठीक है। फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, preposition, इंटरजेक्शन। हो गया बस। अब सुनो, जैसे बाकी भाषाओं में था वैसे ही इसके भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बना दिए गए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन और वर्ब, ठीक है।
ये बना दिए गए, देखो क्लियर। लेकिन जब कहा कि आई हैव कार, भाई मेरे पास गाड़ी है, ट्रांसलेशन किया गया हिंदी से आई हैव कार, मेरे पास गाड़ी है। भाई आई हैव कार आप ऐसा बोल रहे हो जैसे लग रहा है मेरे पास माँ है और किसी पास है ही नहीं, है ना। देखे हो ना, डायलॉग सुने हो ना वो दीवार का, मेरे पास माँ है, इसका मतलब उसके गाड़ी उसी के पास है और किसी के पास माँ है ही नहीं। तो याद रखना बेटा, गाड़ी को मैं क्या कर रही हूँ, आई हैव कार। बेटा आई हैव कार नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ एक कार है। डिटर्मिनर जो बोल रहे हो बेटा शिवम, उसको अलग चैप्टर में ले जाऊंगी मैं। एक डिटर्मिनर में एडजेक्टिव भी आता है और आर्टिकल भी आता है, ठीक है। तो याद रखना क्या कहा कि भाई इससे काम नहीं चलेगा, आई हैव अ कार बोलोगे, क्योंकि ये ओल्ड मेथड है। न्यू मेथड कहता है कि आई हैव कार नहीं, आपके पास एक गाड़ी है। आई हैव अ कार बोलो क्योंकि आपके पास एक गाड़ी है। तो इसीलिए कहा कि बिना आर्टिकल के अगर आप सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं बनेगा। अब ऐसा क्या हुआ कि देखो ध्यान दो, जैसे वर्ब को क्रिया कह दिया गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना, क्रिया विशेषण, संयोजक कहते हैं इसको, उपग्रह या कुछ ऐसे उपसर्ग कुछ कहते हैं, प्रेपोजिशन का भी नाम है, इसको विस्मय बोधक कहते हैं। लेकिन आर्टिकल का कोई नाम ही नहीं है हिंदी में। क्यों? क्योंकि ए और एन का मतलब तो एक हो गया। अगर मैं कहूं द कार, है ना, सी द बॉय स्टैंडिंग देयर, द बॉय, तो मुझे हिंदी में कहना पड़ेगा उस लड़के को देखो, तो उस लड़के के लिए तो दैट बॉय आ गया। इसलिए द का हिंदी पूछूं मैं तो आप गड़बड़ा जाओगे। ए और एन का हिंदी पूछूं तो एक बोलोगे जो तो एडजेक्टिव है, 1 2 3 4 क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो यहां पे समझ में नहीं आता कि भाई मैं आर्टिकल का नाम क्या दूं। अब आर्टिकल कोई लेख वगैरह नहीं है, यहां आर्टिकल एक चैप्टर है ना, जो इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसके अंदर ए एंड द आता है। इसीलिए आर्टिकल को कई दिनों तक नहीं रखा गया पार्ट्स ऑफ स्पीच में, बाद में ऐड किया गया कि यार आर्टिकल नहीं लगाओगे ना तब भी सेंटेंस रॉन्ग होगा, जैसे एडजेक्टिव सही जगह पे नहीं लगाते हो तो सेंटेंस रॉन्ग होता है, ठीक है। इसीलिए ये चैप्टर्स पूरा आपको खत्म करना पड़ेगा। और यही तो देखो यहां आपका मॉडल्स तक वो है, ठीक है। तो बेसिकली बेटा क्या है, आपको ये सिलेबस लोड हो जाएगा। मैं बहुत